अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 21 PS5404 का एबनॉर्मल साइकोलॉजी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैं हैंडआउट्स पढ़ रही हूँ। तो ट्रॉमा, सबसे पहले इसमें ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, ट्रॉमा क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर वगैरह, इसमें बहुत टाइप्स इसके डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले, शुरू करने से पहले जो है ना, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। चलें। कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है किसी की ज़िंदगी में जो उसको सदमा दे जाता है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है, कोई या तो फिर कोई वो उसके उसके साथ गुजरा हुआ नहीं होता, लेकिन वो उसमें मौजूद ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल वो कोई देखता है कि उसके करीब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उस जगह पे कोई बहुत बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो उसके करीब ज़रूर होता है। या कुछ लोगों को अर्थक्वेक या इन चीज़ों से भी जो है ना डर लगता है, उनको ट्रॉमा हो जाता है। तो वो ट्रॉमा थोड़े अरसे के लिए होता है। तो अब चलते हैं आगे। टू जो है ना कुड भी, जो टू तरह के जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं किसी स्ट्रेस के। एक स्ट्रेसर होता है और एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। स्ट्रेसर क्या होता है? जो भी कोई भी चीज़ परेशान करी, कोई भी इवेंट हो, कोई भी पास्ट ट्रॉमा हो, वो होता है स्ट्रेसर। ठीक है। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है कि वो जो आप उस स्ट्रेसर जो आपको कोई इवेंट गुजरा है पुराना ख़राब, वो उसके ऊपर जो आप रिएक्शन देते हैं वो होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। लाइफ स्ट्रेसर्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, मैनी काइंड होते हैं। कोई भी ट्रैफिक जैम्स, मेजर लाइफ डिफ़िकल्टीज़, कोई भी फाइनेंशियल सेटबैक्स वगैरह। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने दिलो दिमाग पर उसको छोड़ ही नहीं पाते, उस ट्रॉमा के साथ चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और उसको बड़ा इम्पोर्टेंट है फिर उसको देखना कि वो उसका नेचर क्या है, उस स्ट्रेस का क्या नेचर है, उसको प्रिसाइज के लिए देखा जाए कि कौन सा ब्रेन है, ब्रेन का हाउ द ब्रेन एंड बॉडी टिपिकली रिएक्ट टू स्ट्रेस, के आपका दिमाग और आपकी बॉडी उस स्ट्रेस से कैसे रिलेट करिए, कैसे जो है ना रिएक्ट करिए। द फीचर्स ऑफ अराउजल आर सेट इन मोशन बाय द ब्रेन। जो है हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि हमारी ब्रेन का हिस्सा है, वो जो है ना उसका किरदार होता है बड़ा इसमें। वो अराउज करता है ब्रेन को। व्हेन अ ब्रेन इंटरप्रेट्स, को भी जो ब्रेन जो है ना किसी डेंजरस सिचुएशंस में आता है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है और ट्रिगरिंग द फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। या फिर वो न्यूरॉन्स के अंदर, मतलब हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये डेंजरस सिचुएशन है, और केमिकल्स को और जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है कि कैसे किसी डेंजरस सिचुएशन से बचा जाए। टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप समझ लें एक तौर पे कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, इस पर मेरा इख्तियार है बोलना। अब मेरे इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है कि जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरे अंदर डाइजेशन हो रही होती है, मेरा हार्ट रेट चल रहा होता है, और वैसे भी चल रहा होता है। ज़ाहिर बात, अभी मैं बैठी हुई हूँ तो मेरे अंदर हार्ट तो चल रहा है, ब्लड पंप कर रहा है मेरा। तो ये मेरे इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे। ठीक है। अब है अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या है, ये फ्लाइट और फाइट का जो है इसमें कोई डेंजरस सिचुएशन आती है तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करने के लिए इसके अंदर और दो सब टाइप्स आ जाती हैं। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसकी जो टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स क्या हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को सिंपैथी देता है कि जब हम कोई डेंजर सिचुएशन पता चलता है, हमारे ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथैलेमस जो है ना ब्रेन को इशारा देता है अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके। तो जो ये नर्वस सिस्टम है, ये जो है ना जब कोई डेंजर सिचुएशन आती है तो हमारे हार्ट रेट को उस सिचुएशन के मुताबिक जो है ना तेज़ कर देता है। कोई भी जो और भी जो चेंजेस करनी होती है कि हमारी जो अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको उसके मुताबिक फिक्स कर देता है, तेज़ कर देता है, और ताकि हम लोग जो सिचुएशन है ना उसकी डेंजरसनेस को जो है ना
कर सकें, और जो हमारे एनर्जी को बूस्ट अप कर देता है, हम लोग किसी भी चीज़ का फियर या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकें। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? अब जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने हमें सिग्नल दिया था और हमने हमारी जो हार्ट रेट वगैरह तेज़ हो गई, तो पैरासिम्पथेटिक जो है दोबारा अपने हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देगा, हमारा हार्ट रेट रिलैक्स कर देगा और बॉडी को दोबारा नॉर्मल पे ले आएगा। हाँ भाई अब सेट हो गया, अब आराम से बैठ जाओ, सब सेट है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब टुगेदर द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प कंट्रोल अराउजल रिएक्शन, तो ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं? अराउजल रिएक्शन पे काम करते हैं। जाहिर बात है सिंपैथेटिक अराउज करता है, पैरासिम्पैथेटिक दोबारा से उसको ना सुकून में ले आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पिट्यूटरी एंड एड्रेनल, इनका भी बहुत रोल होता है किसी भी ब्रेन सिचुएशन जब हमारे सामने आती है। तो अब जो द सेकंड ब्रेन बॉडी पाथवेज, जो एक और जो कि हाइपोथैलेमिक जो कि पिट्यूटरी एड्रेनल पाथवे है HPA, जो एक और सेकंड ब्रेन बॉडी है, वो भी अराउज होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिनको अराउज करता है। पाथवे बाय विच अराउजल इज प्रोड्यूस, जो दूसरा ब्रेन का पार्ट है उसको कौन अराउज करता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल, HPA इसको कहा जाता है। जब हम किसी स्ट्रेसर से गुजर रहे होते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिग्नल किसको देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देता है। पहले तो उसने ये न्यूरोसिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल दिया था, अब उसके साथ साथ वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल देता है, ठीक है। वेयर लाइज नियर बाय, जिसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ एक और हार्मोन जो है ना उसके साथ रहता है, उसके बगल में रहता है, उसका नेबरहुड है, ठीक है। टू सिक्रीट, तो उसको वो क्या सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH जिसको कहते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। समटाइम्स इसको ये भी कहा जाता है मेजर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। फिर ACTH क्या करता है? वो जो आउटर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड्स की, उनको स्टिमुलेट करता है, जिसको कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स भी कहता है। और फिर ट्रिगर करता है कि उनको क्या ट्रिगर करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स को करता है, ट्रिगर करता है कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करें, जिनको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इंक्लूडिंग द हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है। द कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है फिर वो ट्रैवल करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ट्रैवल करता है, ताकि वो फिर जो कि फिर फर्दर अराउजल रिएक्शन को जो है ना प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल कैंडल की जो एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी कि अगर किसी हीट के करीब हमारा हाथ आता है तो वो एकदम से अराउजल रिएक्शन क्या होगा? हमारा हाथ पीछे चल जाएगा। ये जर्नल फीचर्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अब इसके जर्नल फीचर्स क्या होंगे किसी भी ट्रॉमा के? या हम लोग वो जो बंदा है जिसको ट्रॉमा हुआ है या स्ट्रेस है, वो किसी ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहा होगा, या उसके या पास्ट में होगी, या वो जब उसके सामने वो एक्सीडेंट वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है, एक्सीडेंट हुआ है तो वो इन पर्सन वो प्रेजेंट होगा, वो उसने सारा इसके अपने इर्द गिर्द माहौल देखा होगा और उसका दिल एग्रेसिव फील करने लग जाता है। सिम्टम्स बता रहे हैं ना, एग्रेसिव फील करने लग जाता है, और डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन उसके अंदर ये डिसोसिएटिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये नेक्स्ट आगे इसका मैं एक्सप्लेन करूँगी, आगे भी नेक्स्ट में है। टाइप्स ऑफ ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं? अब ट्रॉमा के टाइप्स क्या हैं? एक तो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है, फिर है डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर क्या है। जो रिएक्टिव डिसअटैचमेंट डिसऑर्डर और डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर जो है, ये दोनों ज़्यादातर जो है बच्चों में पाए जाते हैं। तो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो है, जो कि बच्चे जो 5 साल से पहले ऑलमोस्ट है ना उन तक उनकी लिमिटेड होता है, 5 साल के बच्चों तक हो जाता है। ये इसलिए होता है कि बच्चा जो होता है ना वो एक सिक्योर और हेल्दी बॉन्ड नहीं बना सकता अपने प्राइमरी जो कि उनके माँ बाप होते हैं, वो उनको मसला आता है उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने में, और ट्रबल मैनेजिंग देयर इमोशन एंड स्ट्रगल टू फॉर्म, और वो मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर, और अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते और कनेक्शंस नहीं, बॉन्ड नहीं बना पाते। डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है? किसी भी बड़े की तरफ जो है ना उनका इमोशनली वो विदड्रॉन होता है, बड़े की तरफ उनकी अटैचमेंट नहीं होती, या मोस्टली अपने केयर गिवर्स की तरफ।
मिनिमली सीक कंफर्ट। जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो कंफर्ट नहीं सीख पा सकते, या तो अपने अगर उनको कंफर्ट दे भी रहे हो तो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। सोशल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है उनके अंदर। एटलीस्ट टू उनमें क्या आती हैं, सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस टू अदर, दूसरों की तरफ जो है ना मिनिमल कम से कम वो सोशल अटैचमेंट भी नहीं होती, इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं होती और रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाते। पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का, अगर कोई करना भी चाहे कोशिश तो उसका लिमिटेड पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फिर है कोई उनकी ज़िंदगी में कोई एपिसोड्स ऑफ अनएक्सप्लेन, कोई उनकी ज़िंदगी में एपिसोड आए होते हैं इरिटेबिलिटी के, सैडनेस के, जो कि फिर उनके ऊपर जो है ना असर कर रहे होते हैं। उनके अंदर कोई इनसफिशेंट, उनको जो है ना सफिशेंटली तरीके से ना केयर नहीं मिली होती, वो सोशली निगलेक्ट हुए होते हैं। उनके केयर गिवर जो होते हैं उनको सही से उनकी केयर नहीं करते, जो प्राइमरी बेसिक नीड्स होते हैं वो नहीं दे पाते। प्राइमरी रिपीटेटिव चेंजेस ऑफ जो कि प्राइमरी जो कि केयर गिवर्स होते हैं माँ बाप, उनके बार बार चेंजिंग आए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिवोर्स हो जाती है तो माँ बाप या माँ चेंज हो जाती है, या जो बच्चे ऑर्फनेजेस में रह रहे होते हैं उनका फोस्टर केयर जो रहता है वहाँ से चेंज हो जाता है। और जो है ना वो जो उनके पास सिलेक्टिव होता है कि वो अटैच नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो बाहर ऑर्फनेजेस में रह रहे हैं तो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कैसे अपना कोई बॉन्ड बना सकते हैं। उनको पता होता है ये मेरे माँ बाप नहीं है। आगे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिस्टर्ब, अच्छा ये वही उसका उसका ये आ रहा है, डिस्टर्ब बिहेवियर पाया जाता है। और ये ऑटिज़म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उन पे ये क्राइटेरिया नहीं किया जाता, और ये 5 साल से पहले आया जाता है। और आप जो बच्चे की डेवलपमेंट एज हो ना तब तक कम से कम 9 महीने हों, फिर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ और स्पेसिफाई करनी चाहिए कि जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 12 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट हो। बच्चा जब 9 महीने का, तो उससे 9 महीने की एज आपने देखी ना, एटलीस्ट 9 मंथ्स हो, तो फिर 12 महीने से ज़्यादा आपने उसको देखना है। स्पेसिफाई करंट स्वेरिटी, और उसको जब अब उसको स्वेयरनेस चेक करनी है कि देखना जाए कि उसके अंदर और सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर, अब ये इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है ना वो अपने माँ बाप के साथ तो बॉन्ड नहीं कर सकता, बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन जो बाहर उसके जो दूसरे लोग होते हैं ना उनके साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जैसे माँ बाप उनको मना भी करते हैं कि तुमने बॉन्ड नहीं बनाना, फिर भी उनकी तरफ उनसे बॉन्ड बनाने लग देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से लोगों में घुल मिल जाते हैं स्ट्रेंजर्स में, और माँ बाप से इतने क्लोज नहीं होते। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो कोई प्राइमरी जो है ना उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं कर पाते। तो डायग्नोस करने का तरीका क्या है, इंटरैक्ट्स विद जो अनफेमिलियर एडल्ट होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके साथ बड़े आराम से बॉन्ड बना लेते हैं। हेजिडेंट होते हैं, किसी के साथ हेजिडेंट नहीं होते किसी भी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करने में। वर्बल या फिजिकल उनका बिहेवियर जो होता है ना बहुत ज़्यादा वर्बली और फिजिकली किसी भी स्ट्रेंजर से बड़े फेमिलियर होते हैं, जैसे ऐसे बात कर होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा उनको जानते हैं। डिमिनिश्ड और एब्सेंट चेकिंग बैक विद एडल्ट केयर गिवर, कि उनके अंदर ख़त्म होता है कि जो उनका जो अपना केयर गिवर होता है ना वो उसके साथ वो सही से मतलब नहीं उनका बॉन्ड होता, अच्छा बॉन्ड नहीं होता, और किसी भी उनके साथ वो बड़े आराम से किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। द चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंस अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम ऑफ इनसफिशेंट केयर, उनके जो माँ बाप होते हैं वो सफिशेंटली उनको केयर नहीं कर पाते, नेगलेक्ट करते हैं। सोशल और या सोशल नेगलेक्ट उनको मिलता है, या डेप्रिवेशन मिलती है किसकी, बेसिक नीड्स की, कंफर्ट की, प्यार मोहब्बत की, उनके माँ बाप उनको दे नहीं पाते। रिपीटेटिव और प्राइमरी केयर गिवर्स जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं डिवोर्स की वजह से, या कोई और रीजन हो सकती हैं। रियरिंग इन अनयूजुअल सेटिंग दैट्स वेयर लिमिट उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अपने माँ बाप को इंतखाब कर सकें, उनके साथ अच्छे से बॉन्ड बना सकें। फॉर एग्जांपल ये ऑर्फनेजेस की एग्जांपल इसमें आ जाती है। और जो बच्चे का आपने ये देखना है कि एटलीस्ट 9 मंथ्स का हो बच्चा, फिर आप करें। और बच्चे के अंदर ये जो डिसऑर्डर है 12 महीने से ज़्यादा मुद्दत हो उसमें फिर पाया जाए, आप फिर देखें। स्पेसिफाई करंट स्वेरिटी, और उसको चेक करेंगे करंट स्वेरिटी के जो उसमें सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? ये कोई भी डिसऑर्डर जो 1 महीने, कोई भी ट्रॉमा जो है ना, वो 1 महीने से ज़्यादा, कोई भी उनके अंदर कोई ऐसा इवेंट जो 1 महीने से ज़्यादा उनके दिलो-दिमाग में बैठ जाए और 1 महीने से ज़्यादा हो जाए, वो जाए ही ना, तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। कि वो ट्रॉमा चला भी गया, वो स्ट्रेस वो जो इवेंट था वो चला भी गया, लेकिन वो 1 महीने से ज़्यादा जो है ना उसके अंदर उनके अंदर वो तबाहकारियाँ करके छोड़ गया, फियर छोड़ गया और डिप्रेशन छोड़ के चला गया। और वो जब भी उसको सोचते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उनके सामने नज़र आती है तो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं कि बड़े ज़ोरों से आवाज़ें निकालने लग जाते हैं या डरने लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है उसने एक्सपीरियंस किया होता है या विटनेस किया होता है कोई भी इवेंट जिसमें जो उसको ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगा या इंजरी हो जाएगी या कोई सेक्सुअल वायलेशन वगैरह। और जो बच्चों में जो है ना, द फॉलोइंग क्राइटेरिया अप्लाई टू एडल्ट्स, ये जो क्राइटेरिया भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बड़ों को अप्लाई करता है, जो कि और बच्चे जो कि 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें अप्लाई होता है। एक्सपोजर टू एक्चुअल और थ्रेटन डेथ, कोई भी इवेंट ऐसा गुजरता है उनके पास जो कि डेथ से रिलेटेड हो या इंजरी से रिलेटेड हो या सेक्सुअल वायलेंस हो, डायरेक्ट वो लोग एक्सपीरियंस कर उन्होंने किया हो वो ट्रॉमा, या वो इन पर्सन वहाँ पे वो एक्सपीरियंस तो ना किया हो, लेकिन वो उस ट्रॉमा के दौरान वहीं पे मौजूद हों और वो डर रहे हों उस वक्त भी, और फिर वो उनका डर जो है ना फिर बैठा रहता है दिलो दिमाग में। और या वो जो ट्रॉमा है या उन्होंने सुना हो और किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली को हुआ हो, और एक्सट्रीम उनका जो बार बार एक्सपोजर हो उसी ट्रॉमेटिक इवेंट से, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स अगर किसी बच्चे की चाइल्ड अब्यूज़ हुई है तो पुलिस ऑफिसर बार बार आके उनसे वही क्वेश्चन करेंगे, तो वो रिपीटेड जो है ना एक्सपीरियंस हो जाएगा उनका। इंट्रूसिव री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट, कि उनको जो ड्रीम्स होते हैं, नाइट मेयर्स होते हैं, वही उससे रिलेटेड ही उनको जो है ना आ रहे होते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आएगी ना और अगर उनको वो स्ट्रेस से रिलेटेड होगी ना, तो वो दोबारा उनको जो कोई भी अगर हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो वो उनको वही याद कराएगा। या वो कोई जगह है वो जो उस जगह से फिर जाना पसंद नहीं करेंगे अगर उस जगह पे वो ट्रॉमा हुआ होगा। अवॉइडेंस टू स्टिमुला एसोसिएटेड विद द इवेंट, को वही उसमें वो जगहें आ जाती हैं। ट्राई टू अवॉइड ऑल रिमाइंडर्स, इसमें क्या होता है जो बंदा होता है हर तरह के जो रिमाइंडर्स होते हैं उसको वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करता है और उस ट्रॉमा के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, उसके बारे में अवॉइड करता है। और कुछ चीज़ों को बेशक वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से शायद ही उसे याद हो, वो भूल जाता है। The person is using avoidance to try to prevent reminders, और वो अवॉइडेंस ज़ाहिर बात है अवॉइड कर रहा होता है। अदर साइंस ऑफ मूड एंड कॉग्निटिव चेंज आफ्टर द ट्रॉमा, और क्या चेंजेस आते हैं इस ट्रॉमा के बाद वो देखते हैं। और उनके पास वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं रिमेंबर कर पाते और नेगेटिव ही सोचते हैं हमेशा अपने बारे में या औरों के बारे में। नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनके, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उनका और अपने आप को ना दूसरों से अलग फील करने लग जाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस नहीं फील कर पाते कि कभी भी हैप्पीनेस वगैरह कभी नहीं उनके अंदर आती। सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड अराउजल एंड रिएक्टिविटी, इंक्रीज्ड अराउजल और रिएक्टिविटी के क्या सिम्टम्स है? वो बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, बड़ा एग्रेसिव और बड़ा इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव सा बिहेवियर आ जाता है, या तो सो नहीं पाता या तो बहुत ज़्यादा सोता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हाइपर विजिलेंस हो जाता है कि तरह तरह के बहुत भयानक सी साउंड निकालने लग जाता है या बहुत ज़्यादा अचानक से बुरे तरीके से बिहेव करने लग जाता है, एग्जेगरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स होने लग जाता है उसके अंदर। और उसके बाद है एक या एक से ज़्यादा जो है ना सिम्टम्स अगर पाए जाएँ तो क्या है? प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंट्रूसिव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक इवेंट्स, बिगिनिंग ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट्स अकर्ड। अच्छा, अब जो है ना वो मेमोरीज उसकी वैसी डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज आ रही होती हैं, तो ये जो 6 साल से जो बड़े लोग हैं उनके अंदर देखना है। डिस्ट्रेसिंग ड्रीम, उनको ड्रीम्स वैसे आ रहे हों या फ्लैशबैक्स आ रहे हों, वही इवेंट्स के दोबारा वही थोड़े बाद दिमाग में ना थोड़ी चीज़ें आ रही हों उसकी। इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो उसके अंदर और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो। और है अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुला, वो उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है ना अवॉइड करने लग जाए।
उन मेमोरीज को अवॉइड करने लग जाए, एक्सटर्नल उन जैसे उस जगहों पे ना जाने लगे, उन लोगों से ना बात करे, उस ऑब्जेक्ट से डरने लगे, या फॉर एग्जांपल ऊपर हेलीकॉप्टर की एग्जांपल थी तो उन चीज़ों से अवॉइड करने लगे। सोचने की सलाहियत है उसकी नेगेटिव, वो हमेशा अपने आप पर ब्लेम करने लगे या लोगों पर ब्लेम करे, एग्रेसिव हो, इनएबिलिटी टू रिमेंबर, कोई भी इम्पोर्टेंट उस इवेंट का जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी रिमेंबर ना कर सके, और उसके बिलीव्स भी नेगेटिव हों, हमेशा नेगेटिव सोचे, डिसऑर्डर्ड कॉग्निशंस हों उसकी, उस ट्रॉमेटिक जो भी इवेंट उसके ऊपर गुजरता है उसकी उसकी कुछ भी यादें नहीं होती उसके पास, या थोड़ी थोड़ी बिखरी बिखरी सी यादें होती हैं। अपने आप को या दूसरों को ब्लेम करे, फिर वही आता है इमोशनल, नेगेटिव इमोशनल स्टेट हो, किसी भी चीज़ में इसका दिल न लगे और दूसरों से अलहदा फील करे, अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस ना फील कर सके, ऑल्ट्रेशंस इन अरोजल एंड रिएक्टिविटी, इरिटेबल बिहेवियर, और वही दोबारा हाइपर विजिलेंस हो, कि दिस एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंटली असेंसिंग पोटेंशियल थ्रेट्स अराउंड यू, कि वो उसमें ये होता है कि अपने इर्द गिर्द ना वही बार बार ना थ्रेट्स, उसको डेंजर फील करने लगे अपने आप को, उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो, स्टार्टल रिस्पॉन्स हो उसका, कि उसको फ्लैशबैक्स, वही बार बार चीज़ें बार बार, और अपनी आवाज़ें या अपना रिएक्शन, उसका बिहेवियर ऐसा हो बड़ा गुस्सा टाइप, जैसे डर लगने लगे उससे, इस तरह का कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। ड्यूरेशन क्या हो, वो 1 महीने से ज़्यादा हो, जैसे मैंने पहले बताया है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो है ना, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो 30 डेज तक होते हैं, और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो 1 महीने से ज़्यादा होता है, और ये आपकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज करे। कोई भी आप ये भी देखें कि कोई दवाई खाने से तो नहीं आया, ये कोई दवाई छोड़ने से तो नहीं आया, स्पेसिफाई क्या किया जाए कि वो पूरे जो क्राइटेरिया है वो उनको क्राइटेरिया जो सिम्टम्स वगैरह हैं उनको वो देखे जाए, वो उनको मीट कर रहा है, वो स्ट्रेसेस के रिस्पॉन्स में ही आ रही हैं, उसके जो रिएक्शन है वो उसके रिस्पॉन्स में आ रहा है जो उसको स्ट्रेस कॉज कर रहा है। डीपर्सनलाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो अब आगे आएगा, इसमें इंसान जो है ना अपने आप को ना दूसरों से अलग महसूस करने लग जाता है, कि वो कहता है कि वो समझता है कि वो ना कि वो अपने आप को ही ना ऑब्जर्व करे अपनी बॉडी से बाहर आकर, और अब ऐसा लगता है उसे कि मैं किसी ड्रीम में हूँ, वो समझता है जैसे मैं किसी ड्रीम के अंदर हूँ। अच्छा, एक दफ़ा मैं पढ़ भी देती हूँ। परसिस्टेंट और रिकरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ फीलिंग डिटैच्ड, उसके पास दोबारा वही एक्सपीरियंस होने लग जाता है उसको, कि वो जो है ना बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है अपने और वंस मेंटल प्रोसेस और बॉडी, किसी भी मेंटल, और ऐसा लगता है उसके मैं ड्रीम में हूँ। वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। डी रियलाइजेशन क्या है? डी रियलाइजेशन है कि एक्सपीरियंस ऑफ अनरियलिटी ऑफ सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को महसूस करता है जो कि रियल नहीं होती। टू यूज दिस सब टाइप द डिसोसिएटिव सिम्टम्स मस्ट नॉट बी एटीट्यूड, ये किसी आप ये भी देखें कि किसी सब्सटेंस या किसी ब्लैकआउट्स या बिहेवियर ड्यूरिंग स्कूल, अल्कोहल, किसी अल्कोहल वगैरह या कोई मेडिसिन वगैरह, या किसी मेडिकल कंडीशन, किसी और फिजिकल कंडीशन जो है मेडिकल, उससे तो नहीं हो रही, ये भी देखा जाए। और डायग्नोज करते हुए हमें क्या स्पेसिफाई किया जाए कि जो क्राइटेरिया है तकरीबन आर नॉट मेंट अंटिल एटलीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर द इवेंट। ठीक है, ये देखा जाए। तो ये था आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।